नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है अति महत्वपूर्ण जो तथ्यों की श्रृंखला है उसका ये तीसरा वीडियो है। तो पीछे का दो यदि आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लें। तो आइए, मूल अधिकार और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। आप लोग यदि परीक्षा दे रहे होंगे तो पता ही होगा, या प्रीवियस ईयर्स में कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, जो समता का अधिकार है, ये देखिए ये सारे तो मूल अधिकार हैं, पहली बात तो आप क्लियर हो जाइए। और इसमें जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23-24, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार जो मिला है बेसिकली वो 29 और 30 में मिला है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। फिर अंतरराष्ट्रीय दिवस अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मार्च। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व शौचालय दिवस तो 19 नवंबर को। और यहां से भी प्रश्न पूछा है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानी आप लोग जानते ही होंगे कि जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो इतिहास का जो खंड आता है वो जनपद महाजनपद काल का होता है। तो वहां से क्या करता है कि जो 16 महाजनपद थे तो उनके बारे में और उनकी राजधानियों से जो है वो सुमेलित करने से प्रश्न बना देता है। तो देखिए, उत्तरी अवंत की राजधानी कहाँ थी, अवंतिका या उज्जैन। इसी तरीके से दक्षिणी अवंत की राजधानी थी महिष्मति, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी जो पांचाल था उसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल जो है वो काम्पिल। फिर छेद की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती या सोथिवती थी। इसी तरीके से सूरसेन या सूरसेना की जो राजधानी थी मथुरा थी। मगध का तो आप सभी जान ही रहे होंगे, ग्रीव्रज या राजगिरी। कुरु का इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी, और अस्मक का था पैटर्न, पोतन, पोटल। तो पोतन बेसिकली रहता है या पैटर्न रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। मत्स्य जो था वो विराट नगर था, और कौशल जो था वो साकेत था। और एक दो बार पूछा कि जो ये मत्स्य जो राजवंश था उसका वो बेसिकली वर्तमान में कहाँ से संबंधित है। तो जो मत्स्य महाजनपद था वो बेसिकली वर्तमान में जो राजस्थान का जो भरतपुर और कुछ एरिया जयपुर को मिला करके ये महाजनपद था। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा हमारी जो गति है वो ज्यादा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे परीक्षा का समय है, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें दे दें। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग इसे रोक करके देख लीजिएगा, लेकिन स्पीड अभी यही रहने दीजिए। मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य होता है, तो फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना। विटीकल्चर किसे कहते हैं, तो विटीकल्चर में जो होता है वो अंगूर की खेती होती है और बहुत महत्वपूर्ण है। वेजिकल्चर, तो वेजिकल्चर से सब्जियों एवं पौधों की कृषि की बात होती है। और पीसी कल्चर जो है वो मछली के लिए होता है। और ओलेरी कल्चर भी जो है वो सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। तो सब्जी की खेती से संबंधित कौन है, ओलेरी कल्चर, और बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ है। अब देखिए, नदियों को हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनका जो है उद्गम स्रोत क्या है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्रोत ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है। महाबेली गंगा जो नदी है वो हैटन पठार से निकलती है। इसी तरीके से मिसिसिपी नदी जो है हिमानी झील इटास्का से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। और देखिए, श्वेत नील नदी, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और अगर नीली नील नदी की बात आए तो ये ताना झील इथोपिया से। और यहां से जो है दोनों से आरओ में प्रश्न पूछा गया है। तो श्वेत नील नदी या नीली नील नदी आए तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और नीली जो नील नदी है वो ताना झील से निकलती है जो इथोपिया में है। यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ये भी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है।
चलिए, ये हमारा कुछ मुख्य परीक्षा का प्रोग्राम है। आप लोग जान ही रहे होंगे मुख्य परीक्षा को लेकर के वर्ष भर हमारे यहाँ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो यदि भी तक अभी तक आप लोगों ने इसको जो है ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि क्या है कि यहाँ आपको जो है डेली प्रश्न दिए जाएंगे। आप इस तरीके से कुछ लिख करके दिखाएंगे, डेली जो है आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर देंगे। और यहाँ हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक प्रश्न को मिला करके, प्रश्न पत्र को सभी को मिला करके 750 प्लस प्रश्न करा दे, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा में जाएं तो इतने प्रश्नों का जो है वो बैकअप रहे, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही फ्रूटफुल बैच है। चलिए, विश्व के मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति को देखते हैं। तो देखिए, अफ्रीका जो है वो सहारा, कालाहारी, नाबीब और नीबिया। तो अफ्रीका में कौन से मरुस्थल? सहारा है, कालाहारी है, नाबीब है, लीबिया है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो चिहुआहुआन, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये जो है उत्तरी अमेरिका के जो है मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में अगर देखा जाए तो पेटागोनिया और अटाकामा है। अटाकामा तो आप लोग जानते ही होंगे कि चिली में है और बड़ा शुष्क मरुस्थल है, ड्राई है। एशिया में अगर देखा जाए तो गोबी है, अरेबियन है, थार है, दस्तेलुट है, नेगेव है। अब नेगेव कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी इजराइल में है। इसी तरीके से काराकुम है, तकला मकाना। और देखिए, यहाँ से कोई भी ऐसा मरुस्थल नहीं जहां से प्रश्न पूछा न गया। तो पहली बात तो इन जो मरुस्थल से इनकी अवस्थिति पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है। साथ ही साथ जो है जैसे अब ऑस्ट्रेलिया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है और ग्रेट विक्टोरिया है। तो इनकी भौगोलिक अवस्थिति को आप जानते रहिए, कौन कहाँ है। इसी तरीके से थोड़ा सा इतिहास में हम लोग आ जाते हैं। और देखिए, ये जो सीरीज चल रही है इसमें विविध प्रश्न, इसमें साइंस भी आएगा, इतिहास भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा। तो सारी चीजें आपकी यहाँ आएंगी। ये मिक्सअप है, मतलब परीक्षा के पहले आप लोगों को एक कैप्सूल देने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि जहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले प्रश्न है वो बन जाए, और जहां से बार बार प्रश्न आते हैं उसका आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। तो देखिए, मुंबई अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों के साथ ये सम्मेलन शुरू हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और जो मद्रास अधिवेशन था वो 1887 में था, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता की थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसी तरीके से इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था वो जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष रहे हैं, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। तो जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की, क्योंकि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था, और पहली अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी मुंबई में। और कलकत्ता अधिवेशन 1896 रहीमतुल्ला सयानी ने। और यही जो है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से पहली बार गाया गया था। मतलब वंदे मातरम गीत का गायन कब हुआ था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन से हुआ था। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, तो उसी से ये जो वंदे मातरम है उसको लिया गया था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसी तरीके से कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, और उसमें जो है नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। सूरत अधिवेशन जो हुआ था ये 1907 होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, और रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फिर कोलकाता अधिवेशन, ये कलकत्ता बेसिकली होगा, तब तो कलकत्ता था, कोलकाता तो वर्तमान में है। लेकिन जो हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं तो उनको ये लगा होगा कि सर जो है वो गलत लिखवा रहे हैं कलकत्ता, तो कोलकाता अभी अपने से कर लिए। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये ऐतिहासिक चीजें हैं। तो उस समय कलकत्ता था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित विश्व नारायण दत्त जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और जनगण मन पहली बार जो है वो गाया गया था। फिर इसी तरीके से लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो
बीच समझौते का हुआ था, तो 1916 के अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी तरीके से कलकत्ता अधिवेशन 1917 में यदि देखा जाए तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी और पहली महिला अध्यक्ष थी। सब देखिए इसमें क्या होता है कि पहली भारतीय महिला और पहली महिला दोनों पूछता है। तो यदि पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी, और पहली भारतीय महिला तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में, और वो थी सरोजनी नायडू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है पहली महिला और पहली भारतीय महिला में। पहली भारतीय महिला 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू के द्वारा। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1920 में फिर जो है तिलक महोदय की डेथ हो जाती है और ये प्रश्न आया हुआ है। इस तरीके से नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन के चित्तरंजन दास थे। और महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, वो अधिवेशन हुआ था, और वो बेलगांव अधिवेशन। अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बेलगांव जो है वो कहाँ अवस्थित है। कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो मैंने बता ही दिया है। इसी तरीके से लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की जो है वो घोषणा हुई थी। फिर कराची अधिवेशन 1931 सरदार पटेल मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित हुआ था। मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित हुआ था कराची अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, और 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन उसके बाद गांधी जी से इनका मतभेद होता है और ये क्विट कर जाते हैं कांग्रेस को। फिर भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार थे, तो बलवंत राय मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? ये भी बलवंत राय मेहता थे। तो देखिए त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगर द्विस्तरीय सिफारिश की बात आ जाए तो अशोक मेहता। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता ने की थी। और GV.K. राव और लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी। कब? तो वर्ष 1985 और 1986 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए GV.K. राव जो है वो 85 में आते हैं, और लक्ष्मीमल सिंघवी कब आते हैं? तो वो 1986 में आते हैं। और आयोग क्या करता है? क्रम मिलाने को दे देता है। तो पहले तो बलवंत राय मेहता है, फिर अशोक मेहता। तो यहाँ तो बच्चे एकदम क्लियर रहते हैं, कंफ्यूज इसमें होते हैं कि GV.K. राव पहले आते हैं कि लक्ष्मीमल सिंघवी पहले आते हैं। तो आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। GV.K. राव का समय 85 और लक्ष्मीमल सिंघवी का समय है 86। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी तो 1/3 आरक्षण की। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, तो राजस्थान के नागौर से हुई थी। संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित राष्ट्रपति रहे हैं VV गिरी। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इन्हें जो है भारत के राष्ट्रपति का भी जो है दायित्वों का निर्वहन करना पड़ा था। 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, न कि संसद को। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है तो एडविन लुटियंस के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य जो है नहीं है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है कौन? तो भारत का उपराष्ट्रपति। क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति के पास देखेंगे कि जो उसकी पद है उससे संबंधित उसके पास कोई काम नहीं। वो करता क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है वो राष्ट्रपति का काम करेगा, या
फिर जो राज्यसभा की जो सदन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो यही भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं केवल राज्यसभा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब जो राज्यसभा होती है और लोकसभा, उसके सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कराने के लिए क्या जोड़ देता है कि जो राज्य विधानसभाएं हैं, तो देखिए राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य भाग लेते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग लेते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषित जो हुई थी वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में हुई थी, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, तो संसद की होती है। और भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता की जो बात होती है वो जनहित याचिकाओं से लेकर के जोड़ी जाती है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो पीड़ित होता है किस रोग से, तो बुलिमिया से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलिमिया एक ऐसा रोग होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसको कब खाना जो है वो बंद कर देना चाहिए, मतलब वो खाते ही रहता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की। वेरी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकेमिया में जो होता है उसमें जो बढ़ोतरी होती है किसकी, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो वो होता है नाइट्रेट। जो नाइट्रोजन के लिए, मतलब नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है पौधों के लिए, तो जो पौधे प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मानव सदृश लघुत्तम कपि जो है वो गिबन है, और ऑस्टिन को वर्ष 2021 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन सा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, तो भारी जल, जिसे D2O भी कहते हैं। तो भारी जल जो है वो विमंदक और प्रशीतक दोनों का काम करता है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटान क्या है, तो ये महाकपि हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगटान जो है वो महाकपि है। लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करता है तो उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मानव गुर्दे में पथरी प्राय बनी होती, किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की। इसी तरीके से विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो वो 0 कैलोरी मिलती है। और जब ये प्रश्न आया था तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लगा के आया था। तो जनरली इसमें जो होगा कि पानी पीने से कोई कैलोरी मिलती नहीं है, मतलब ये 0 कैलोरी मिलती है। बासमती चावल के दाने जो है पकने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसका, तो एमाइलेज का। तो एमाइलेज के कारण जो है वो जो बासमती जो चावल आप पकाते हैं तो जिसकी लंबाई खूब बढ़ जाती है, बड़ा देखने में आकर्षक दिखता है, तो इसका कारण यही है एमाइलेज। किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो फैट। मतलब आप अगर फैट वाली कोई चीजें खाएंगे तो उसमें सर्वाधिक जो है वो ऊर्जा मिलती है। और 9.3 किलोग्राम जो है कैलोरी प्रति ग्राम ये मिलता है। पीनल ग्रंथ से निकलने वाले मेलाटोनिन को कहते हैं तो अधेरे का हार्मोन। जो ये मेलाटोनिन होता है ये अधेरे का हार्मोन होता है। फिर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी होती है किसकी, तो प्लेटलेट्स की होती है। और ये लोग, आप लोग तो इसको लेकर के एकदम अवेयर होंगे, क्योंकि जब भी डेंगू की शिकायत होती है तो जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले प्लेटलेट्स की ही स्थिति को चेक करते हैं। और इसी को बढ़ाने के लिए
दुनिया भर के जो देसी नुस्खे होते हैं, दवाई तो चलती रहती है, फिर बकरी का दूध होता है, पपीता होता है, पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है, तो इसी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है एवं इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग क्या है? तो प्लीहा या तिल्ली। देखिए मलेरिया जब होता है तो प्रभावित क्या होता है? प्लीहा या तिल्ली होता है, और इसकी वाहक कौन होती है? तो मादा एनाफिलीज जो है वो मच्छर होती है, और ये मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये मलेरिया से संबंधित अब कोई भी प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, बस इतनी चीजें आप जान लीजिए। यक्षमा मतलब जैसे टीबी भी कहते हैं, संक्रामक रोग है और जिसका कारक है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। तो टीबी जो होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होती है। ज्वार, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण है किसके? तो ये तपेदिक मतलब टीबी के लक्षण हैं। वर्णार्धता को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज भी कहते हैं। यह एक जो है लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है। इसमें वही है कि वर्णांतरता में होता क्या है कि लाल और उसमें कलर जो चीजें पहचानने में गलती होती है, और वर्णांतरता का वाहक होती हैं जो कौन होती हैं? तो स्त्रियां होती हैं। पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं, तो आप लोग क्या करेंगे? उत्तर लिखा रहेगा दूर दृष्टि दोष, तो आप लोग जो है झट से दूर दृष्टि दोष लगाएंगे और गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे कहते क्या है? मायोपिया कहते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा सीरीज था वो यहीं तक था, और इसके बारे में तो मैंने पीछे बता ही दिया है। और जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग की एक मन में क्वेरी रहती है, आप लोग पूछते भी रहते हैं बार बार कि इसका अगर पीडीएफ मिल जाता, या सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग की सुविधा के लिए इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। ये लिंक है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी परीक्षा से संबंधित इधर की महत्वपूर्ण चीजें वो सारा टेलीग्राम लिंक पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ ज्वाइन करें, इसको पीडीएफ में पड़ा हुआ आप लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा ये हमारे समृद्धि है, इसका यूट्यूब चैनल है, और जिससे अभी हम आप रूबरू हुए, तो दोनों चैनल आप ही के हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ाना। तो इससे अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप ही के चैनल है, तो इसे सहयोग करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।